सम्माननीय साथियों, मैं कोई किसी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीएम हो, सीपीआईएम हो, आप पार्टी हो, इसका कोई वक्ता नहीं हूँ और मैं भंतेजीवी नहीं हूँ। लेकिन मैं बामसेप यूनिवर्सिटी का से सीख कर के आया हुआ एक छोटा सा प्रबोधनकार हूँ। मेरा अल्प परिचय यह है कि 30 सितंबर 2025 को मैं ग्रुप ए ऑफिसर की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी से मैं रिटायर हुआ हूँ। पिछले 20 वर्षों से छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, सेंट्रल कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और नौकरी पर रहते हुए जो सपना साहब ने देख कर के साकार किया और मैंने 20-22 वर्ष अपने नौकरी पे रहते हुए मैंने ऐसे बच्चे तैयार किए। अभी छत्तीसगढ़ में सैकड़ों कार्यकर्ता आपको इसी वाणी में बोलते नजर आएंगे, क्योंकि इनकी भी बहुत ज़्यादा समाज को ज़रूरत है। तो इस मामले में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आज इस कार्यक्रम में क्यों आया। दरअसल मैं आ नहीं सकता था। बहुत समय पहले से बामसेप का संगठनात्मक प्रशिक्षण पूना से लाइव चल रहा था। देश भर के 60 सेंटरों में वो लाइव चल रहा था और 5 दिन का प्रोग्राम था। समाज को तैयार करने के लिए जो बच्चों ने ये बातें कही है उसको मैं साकार रूप दे रहा हूँ। दोनों बच्चों ने वो बातें कही है, शिक्षण और प्रशिक्षण की, सच और झूठ में फर्क करने की, शिक्षा सरनी का दूध होने की और प्रशिक्षित होने की। उसी संदर्भ में यह बात आपको बता रहा हूँ। तो मेरे आने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि 5 दिवसीय जो केडर कैंप चला, जिसको आदरणीय वामन मेश्राम साहब अकेले ही 5 दिन तक सुबह 10:30 बजे से रात को 6 बजे तक और 6 बजे के बाद 8 बजे तक प्रश्नोत्तर काल लेकर के पूरे देश भर के 60 सेंटरों पर लोगों को प्रशिक्षित किए, जिसका आज समापन था। लेकिन मैं आज सुबह से ही रायपुर से निकला हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ, तो जो 5वां दिन था, आज का आखिरी दिन, वो मैं मिस कर गया। वो मिस करना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि जब मेरे आदरणीय भैया रायपुर से इनका जब मुझे प्रस्ताव मिला तो मैंने सोचा कि मैं बुद्ध विहारों में तो बहुत जाता हूँ, लेकिन एक नए बुद्ध विहार में जहाँ पर नई संकल्पना, नए ऊर्जावान लोग, धम्म के प्रति आस्था रखने वाले, बाबा साहब के प्रति उनके द्वारा दी गई शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले लोग मिल सकते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर आकर के मैंने अपना कुछ वक्तव्य रखना चाहिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा हमको नागपुर में दी, तो उसको लगभग 69 ईयर हो चुके हैं, मतलब 70 साल होने जा रहे हैं। और इस क्षेत्र में यह बुद्ध विहार 70 साल लेट बना है। आप लोगों को ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा कि आप लोग 70 साल लेट हो गए? बुद्ध की वाणी को इस भूमि पर लाने के लिए आप लोगों को साहब के जैसे एक व्यक्तित्व की जरूरत पड़ी। आप लोगों ने अभी तक मन के एक बराबर का नारा लेकर के बहुत पहले यहाँ पर बुद्ध विहार की स्थापना कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो आप लोगों के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बुद्ध विहार जो तथागत सम्यक संबुद्ध के नाम से बने और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो बने, तो आप लोगों के पास मौका है कि जो ढर्राशाही बौद्ध विहारों में और बाबा साहब के नाम से चल रही है, उस पर आप लोग अंकुश लगाए। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने उद्बोधन के अंत में सुझाव भी दूंगा, लेकिन साथ में आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूँ। मैं लगभग पूरा देश घूमा, उसमें से 2 प्रांतों में मुझे बेहद खुशी हुई जाकर के, एक नागालैंड और दूसरा मेघालय। ये भारत देश के 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 गांव हैं
जो भारत देश के सर्वाधिक स्वच्छ गांव है और वहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। हालांकि उसमें कन्वर्टेड कम्युनिटी के लोग, ईसाई और आदिवासी लोग ज़्यादा हैं। वो स्वच्छता के सबसे अच्छे केंद्र गए। मैं उन गांवों में भी गया हूँ, अभी पिछले साल ही होकर के आया हूँ अपने परिवार के साथ में। मैं चाहता हूँ कि यह जो बुद्ध विहार है एक ऐसी मिसाल बने इस छोटे से गांव से, और ऐसा झंझावात पूरे राष्ट्र के बौद्ध विहारों को जाए कि सच्ची जो मिशन है तथागत सम्यक संबुद्ध का और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, वो जन जन में सही रूप में जाए। अक्सर मैंने देखा है बौद्ध विहार बनते हैं, फिर उसके बगल की जगह कब्जा की जाती है, फिर आम्बेडकर सांस्कृतिक मंच बनता है, फिर उसको शादी ब्याह के लिए दिया जाता है, और फिर वहाँ से आने वाला पैसा, और फिर आने वाला चंदा, और फिर वहाँ पर चलने वाली नेतागिरी, और फिर उनका आपस में मनमुटाव। मैं यही सब 20-22 साल में छत्तीसगढ़ में देखते आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग एक ऐसी मिसाल कायम करें कि इसको चरित्र निर्माण करने का स्थान बना। इस आज के दिन जिन 2 बच्चों ने जो यहाँ पर कहा वो करने की जरूरत है, तब हमारा असली मिशन चालू होगा। कुछ गंभीर बातें मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करना चाहता हूँ। बहुत आवश्यक है उन बातों को आप लोगों को सुनना। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मैं बौद्ध धम्म की दीक्षा लूंगा ऐसी घोषणा की थी, और ये कहा था कि हिंदू होकर पैदा होना मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। इस धरती पर एक ही इंसान ऐसा है जिसने 21 साल तपस्या करने के बाद अपने द्वारा कहे गए शब्दों को साकार करके दिखाया, इसीलिए वे महान। अब मैं आप लोगों से एक गंभीर सवाल कर रहा हूं। सार्वजनिक सामाजिक परिवेश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपना सामाजिक आंदोलन चालू किया वो 1916 से चालू किया, और ये जो नासिक में येवला की धर्मांतरण की जो घोषणा है, ये घोषणा 1935 में किया। कितने साल लगे उसको? 19 साल लगे। अब बात की गंभीरता को समझिए। ये 19 साल उन्होंने क्या किया, और 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा ग्रहण की। उसके लिए उन्होंने कितने साल लगाए? 1935 से लेकर के 1956, लगभग 21 साल का समय लिया। मतलब दोनों चीजों के लिए उन्होंने समय लिया। एक के लिए 19 साल लिया, दूसरे के लिए 21 साल लिया। क्या देना चाहते थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर? ये बहुत गंभीर सवाल है, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा विचार नहीं करते हैं। ये 19 साल और ये 21 साल जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस मिशन को चलाने के लिए तैयारी की, क्या तदनुसार उनके जाने के बाद वही काम जो उन्होंने किए थे वो समाज में हमको देखने को मिलते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो काफी गंभीर बातें हैं। उनके द्वारा येवला की घोषणा करने से पहले 17 अक्टूबर 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, और 4 बड़े अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को दिए। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 1932 को पुना पैक्ट, 24 सितंबर 1932 को पुना पैक्ट लागू हुआ। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, डुअल वोटिंग का पावर मिला। ये 2 बड़े पावर बाबा साहब ने हमको दिए। लेकिन 24 सितंबर 1932 को ये दोनों हमसे छीन लिए गए। गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन किया गया और हमको मिले हुए ये अधिकार खत्म हो गए, और हमारे ऊपर जॉइंट इलेक्टोरेट थोपा गया। मतलब आज हमारे जो भी प्रतिनिधि हमारे सो कॉल्ड चुन करके आते हैं वो गंभीरता से हमारी बातों को नहीं रखते। उसका सबसे बड़ा कारण सेपरेट इलेक्टोरेट और पुना पैक्ट है साथियों।
तो इस बात की ये जो क्रोनोलॉजी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये क्रोनोलॉजी इसलिए समझा रहा हूं कि अब बुद्ध विहार में क्या होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपका आकर्षित करने के लिए कह रहा हूं। कानपुर में 29 और 30 मार्च 1944 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अधिवेशन में, ये 2 दिन का अधिवेशन था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खास बात बताई। और वो खास बात क्या बताई? अधिवेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया कि इस देश के जो वंचित लोग हैं वो तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इसका जो अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो ओबीसी समाज है, इसको जोड़े बिना जो सपना इस देश के ऊपर राज करने का हम देख रहे हैं वो कभी भी पूरा नहीं होगा। यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही। तो आज हमारे बौद्ध विहारों में अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की मानते हुए बौद्ध विहारों की कमेटी में एससी के कितनी जातियों के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व है, एसटी के कितने जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व है, और ओबीसी के कितने जातियों के लोगों का यहाँ पर है, और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों का कितना प्रतिनिधित्व है। बाबा साहब ने 1944 में ये बातें स्पष्ट रूप से कही है। आपको शायद जानकारी होगी, जो अभी बच्चों ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा करना है, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। करो उसमें होना चाहिए, बनो नहीं होना चाहिए। लोग बन गए और क्या क्या किए समझ में आ रहा है, करो होना चाहिए। अब नारा ये होना चाहिए कि शिक्षित करो, संगठित करो और फिर संघर्ष करो। बुद्ध विहार को ओपन टू ऑल कीजिए। ओपन टू ऑल का मतलब जिन्होंने बुद्धिज्म को खत्म किया उनको नहीं मिलाना है, वो ब्राह्मण लोगों को यहाँ पर नहीं लाना है, क्योंकि प्रगतिशील ब्राह्मण और रूढ़िवादी ब्राह्मण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भाषा में एक ही शरीर की 2 भुजाएं हैं। एक हाथ को खुजली होती है तो दूसरा हाथ खुजाने का काम करता है। इसीलिए प्रगतिशील और रूढ़िवादी इस बात में फंसना नहीं है और न उनको अपनी लीडरशिप देना है। आने वाले समय में इसी एससी, एसटी, ओबीसी और इनमें से धर्म परिवर्तित बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, लिंगायत, इन्हीं लोगों से हमारी लीडरशिप तैयार होना चाहिए। तभी जो सपना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1944 को अपने भाषण के माध्यम से बताया वो हम साकार कर पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1944 में स्पष्ट रूप से कहा था, मेरी क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो मैं बता रहा हूं तो आपके सीने पर सांप लौट सकता है, इसीलिए मैं जो बता रहा हूं उसकी क्रोनोलॉजी को समझिएगा। तो स्वाभिमान सर्वोपरि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, कुछ भी खोने के लिए तैयार रहना, लेकिन स्वाभिमान नहीं खोना। कब? 1944 को। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा धम्म की क्रांति की गई। तो उससे क्या हुआ? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नासिक के येवला में जो घोषणा की थी कि मैं आने वाले समय में बुद्धिज्म को अपनाने वाला हूं, तो सरकार के कान पहले से ही खड़े थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली, लेकिन 1950 को ही एक ऐसा कानून ला करके ये जो बौद्धों के साथ जो आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था मिलने वाली थी उसको खत्म कर दिया गया। हमने कहां कहां बाबा साहब के साथ में धोखेबाजी की, इसका इल्म हम लोगों को नहीं है, लेकिन जब जानकारी आपको होगी सही मायनों में तभी जागरूकता आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 के अपने भाषण में कहा, अभी मैं जिंदा हूं, स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं है, और इसके लिए अगर कुछ खोना पड़ा तो तुम खोने के लिए तैयार रहो, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। इसका मतलब क्या हुआ? जो हक और अधिकार पूरी जिंदगी लड़कर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए हासिल किए थे, उनको दांव पर लगाने की बात कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। उनको दांव पर लगाने की बात कर रहे थे, और किसके अगेंस्ट में? आत्मसम्मान के
कारण। सिंधी और पंजाबी में कभी कोई भिखारी देखे हो आप लोग? कितना भी गरीब से गरीब सिंधी रहेगा, पंजाबी रहेगा, वो हाथ में कभी कटोरा नहीं लेता। और बच्चों ने खुद बताया हमारे हाथ में आज भी कटोरा ही। राशन की दुकानों की लाइन में आज भी हमारी ही जनता खड़ी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बातों का अक्षरश पालन नहीं करने के कारण हमारी ये हालत हुई है।